नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत करेंगे कंसाई नेरोलैक पेंट्स के बारे में। कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए, नतीजे काफ़ी बेहतर हैं। और तिमाही किस तरह की रही, इनपुट कॉस्ट पे क्या स्थिति और आगे क्या प्लान्स, इस पर बातचीत होगी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज जैन से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। 4 दिन की तेजी के बाद बाजार में आज कंसोलिडेशन का दिन। निफ्टी 17,300 के पास। एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस में अच्छी गिरावट। निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स में भी भारी बढ़त गवाई। रुपए में मजबूती का सिलसिला जारी। एक महीने के शिखर पर पहुंचा $1 का भाव, 78 रुपए 60 पैसे के पास पहुंचा। 3 दिन में ₹1 से ज्यादा का सुधार। कच्चे तेल में नरमी से पेंट शेयर्स में तेजी। 17% से ज्यादा दौड़ा कंसाई नेरोलैक, बर्जर, एशियन पेंट और इंडिगो पेंट्स में भी रौनक। आईटीसी ने पेश किए अनुमान से अधिक अच्छे नतीजे। मुनाफा 38% बढ़ा। सिगरेट सेगमेंट और होटल बिजनेस का भी अच्छा प्रदर्शन। ब्रोकरेज के ₹350 तक के लक्ष्य। शेयर में 1% से ज्यादा की मजबूती। और पहली तिमाही में अच्छे नतीजों से 17% से ज्यादा उछला जोमैटो का शेयर। कंपनी के घाटे में कमी आई। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली के ₹100 के करीब के लक्ष्य। कंपनी का नाम बदलकर होगा इटर्नल। बाजार पर नजर डालिए। इस वक्त काफ़ी थोड़ा सा एक जो प्रेशर का मोड है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और उसके रीजंस इंटरनेशनल है। लेकिन मिड कैप और बैंक में निचले स्तरों से बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि निफ्टी अभी भी 60-63 पॉइंट नीचे है और सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट कमज़ोर है। लेकिन मिड कैप शुरुआत से फ्लैट टू पॉजिटिव अपनी बढ़त बनाए हुए है, और बैंक निफ्टी भी ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में आप देखेंगे तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है। 1500 के करीब बढ़ने वाले शेयर हैं और 1200 गिरने वाले शेयर हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में अपनी चर्चा में सुबह 7 बजे कहा था कि आज चैलेंजिंग डे होगा दोनों के लिए, बुल्स और बेयर्स के लिए। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर इस वक्त चार्ट है उसमें आप देखिए बुल्स और बेयर्स के बीच में किस तरीके से लड़ाई हो रही है, और बिल्कुल वही चैलेंजिंग दिन आज का दिख रहा है। तो इस वक्त आपको मार्केट में कैसे अप्रोच करना चाहिए, गाबा जी हमारे साथ जुड़ गए। गाबा सर नमस्कार। और बाजार थोड़ा सा लड़ाई में जूझा हुआ है, आप किस साइड में हैं? वेट एंड वॉच, सिंपल। मुझे क्लैरिटी ना बुल्स में नजर आती है ना बेरिश में। लार्जर टर्म ट्रेंड ठीक है। आज एक पॉज है, और आज का जो बार बना हुआ है वो एक इनसाइड डे बार बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि नो डायरेक्शन। इनसाइड डे में ट्रेड डिफिकल्ट होगा। आउटसाइड डे होता सब भी कुछ ना कुछ तो ट्रेड मिल ही जाता, लेकिन इनसाइड डे बहुत ही डिफिकल्ट। अब कल का हाई पार कर ले या कल का लो पार कर ले, फिर एक ट्रेंड बनेगा। मुझे लगता है कल भी एक साइडवेज रहेगा। तो गाबा सर कुछ पसंद आ रहा है इस बाजार में बाई या शॉर्ट के लिए? बहुत डिफिकल्ट है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मैं कह सकता हूँ कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ट्रेड लेना थोड़ा चांसेस से बोलते ना। एक्चुअली बेस्ट डे फॉर नॉट ट्रेडिंग, स्मॉल इनसाइड डे, बेस्ट अवॉइडेड। मिलते हैं जैसे कि आरईसी सुबह मिला था, मुझे अब भी वो ठीक नजर आता है। 136 का एक टारगेट है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 133 का, अब ट्रेड कर रहा है 134 पर। गिने चुने स्टॉक के अच्छे लगते हैं मुझे, और कुछ नहीं। एनटीपीसी अच्छा लगता है, इसमें तेजी है, अपमूव मिल सकता है। 162 पॉसिबल है, स्टॉप होगा 158। ओके गाबा सर, पेंट शेयर्स में आज बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कोई पसंद आ रहा है आपको? कंसाई नेरोलैक 17% ऊपर है, बर्जर 3-4% ऊपर है। कोई अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? बर्जर पेंट मुझे अच्छा लगता है, तेजी तो है यहाँ पर। 660 670 जा सकता है, स्टॉप होगा 640। बर्जर पेंट ठीक नजर आता है। आपने उसकी बात की तो मैं एशियन पेंट भी देख लेता हूँ। एशियन पेंट तो वेल यहाँ पर भी तेजी है। एशियन पेंट्स में सुबह मुझे बर्जर पेंट याद आ रहा था। एशियन पेंट में भी तेजी है, 3400 पॉसिबल है। अब ट्रेड कर रहा है 337। आई थिंक बर्जर पेंट एक बेहतर ट्रेड रहेगा। गाबा सर आपको याद होगा हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बातचीत की थी, और चर्चा भी हुई थी कि इसमें और ऊपर जा सकता है, और इस वक्त 123 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 5% ऊपर है, नीचे से ऊपर आ गया है। और तेजी है क्या इसमें अभी? 120 एक अहम लेवल है। अब तक तो मुझे लगता है तेजी है, और लगता है कि शायद हायर जोन देखने को मिल सकते हैं, करीब 135-140 जोन्स के। वहां तक जाने की क्षमता रखता है। तो मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो 120 का लगाइए, लेकिन 116 का इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्टॉक लगाएगा, चलिए डिलीवरी बेस्ड, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए 135-140 के लिए।
और इसी का एक जोड़ीदार है केनरा बैंक, उसमें भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 235 पे इस वक्त ट्रेड करा है। क्या वो समझ में आता है आपको? वो भी समझ में आ रहा है, उसका 230 का स्टॉप लगाना चाहिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ऑन द अपसाइड करीब 250 के टारगेट पॉसिबल है, लेकिन कैनरा बैंक का चार्ट जब लगता है, देख रहा हूँ, लगता है कि 275 भी पॉसिबल है, 300 भी पॉसिबल है। अब ट्रेड करें 234, दैट मींस यहाँ से 40-50 रुपया अब भी बाकी है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा। फिलहाल तो स्ट्रक्चर ठीक ही नजर आता है। यस, ट्रेडिंग पॉइंट बेट कर लीजिए, अगर प्रॉफिट मिलता है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए प्रॉफिट को फॉर होल्डिंग। और पीएसयू बैंक इंडेक्स भी आज सबसे टॉप गेनर्स में ही शामिल भी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें अदानी ट्रांसमिशन है, 3376 का प्राइस है। मेट्रो ब्रांड्स ऑल टाइम हाई 3% ऊपर 760। एलजी इक्विपमेंट 409 पे 3% ये भी ऊपर है। ये सारे स्टॉक्स जो है ऑल टाइम हाइस पे इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और ज़बरदस्त गेन इसमें दिख रहा है। यस बैंक गाबा सर 13% ऊपर, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, यस बैंक पर मुझे स्ट्रक्चर तो बहुत ही वीक नजर आता है, लेकिन अपमूव मिला है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। 4 दिन से अच्छा अपमूव मिला है, 16 का स्टॉप लगाकर चल लें और हो सकता है 19 के करीब जा सकता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक है मुझे। और दूसरा स्टॉक है जोमेटो, वो भी आज 15-17% ऊपर है। जी हाँ, जोमेटो का नाम चेंज किया है, उसकी शायद लगता है एस्ट्रोलॉजिकल कुछ चेंज हो गया, पता नहीं क्या, लेकिन लगता है कि अगर यहाँ पर बंद होता है जोमेटो आज, तो मुझे लगता है इस हफ्ते अगर बंद यहीं पर होता है 50 और 55, तो हो सकता है 60 जोन देखने को मिले। लेकिन ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, इसमें जैसे ही अपमूव मिलेगा पॉसिबल है कि इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आए, क्योंकि काफी लोग फंसे हुए हैं स्टॉक में जोमेटो में। हो सकता है वैल्यू बाइंग नजर आती है, 60 पॉसिबिलिटी है, तो जोमेटो में पॉसिबिलिटी है। अब बात करेंगे आज की कंपनी के बारे में। कंसाई नेरोलैक पेंट कंपनी है और कंपनी के रिजल्ट आए और उसी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। पहले आपके सामने नतीजे रख देता हूँ मैं। 2000 करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यूज़ इस क्वार्टर में देखने को मिली, 256 करोड़, जिसमें 46% की ग्रोथ है साल दर साल। और प्रॉफिट जो है 156 करोड़ आया, जिसमें करीब 37% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 34% की ग्रोथ है, 250 करोड़ से ज़्यादा है, 255 करोड़, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा लगभग 1% के आसपास कह सकते हैं नरम पड़ा है। तो पिछला क्वार्टर इनपुट कॉस्ट के लिहाज से डेफिनेटली बड़ा महंगा रहा होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज जैन जी। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नंबर्स, नमस्कार जी नमस्कार। नंबर सर प्राइमरी साइड तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा है, तो मुझे समझाइए कि क्वार्टर कैसा रहा और क्या क्या उसमें अच्छी बातें थी और क्या क्या बुरी बातें थी। देखिए, जो क्वार्टर 1 है इसके अंदर डिमांड कंडीशंस अच्छे थे। कंसाई नेरोलैक जो है एक स्पेशल मिक्स है, बिकॉज हम लोग डेकोरेटिव में भी हैं, इंडस्ट्रियल में भी, ऑटोमोटिव, परफॉर्मेंस कोटिंग, पाउडर कोटिंग, कॉयल कोटिंग, तो काफ़ी हमारा स्प्रेड बिजनेस है। एंड क्वार्टर 1 के जो अच्छा बात यही रहा कि सारे जो सेगमेंट्स थे उनके अंदर ग्रोथ अच्छा था। इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे पैसेंजर व्हीकल के अंदर डिमांड अच्छी दिख रही है। जो चिप्स की शॉर्टेजेस की वजह से जो प्रॉब्लम प्रोडक्शन में चल रहा था, वो अभी सिचुएशन धीरे धीरे करके बेटर हो रही है। टू व्हीलर जिसमें लास्ट ईयर प्रोडक्शन ग्रोथ कंपनीज का नेगेटिव था, वो अभी पॉजिटिव एरिया में जा रहा है। कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी रिकवरी दिख रही है। तो ऑटोमोटिव के अंदर काफ़ी चेंजेस हैं और डेकोरेटिव के अंदर भी ग्रोथ मार्केट में अच्छी रही। हालांकि इसमें एक फैक्टर मई मंथ, जो कि लास्ट ईयर कोविड का बेस होने की वजह से काफ़ी लो बेस था, उसका भी एक रोल आता है। तो ओवरऑल सभी सेगमेंट के अंदर हमने अच्छा एक डिमांड देखा। जो मार्जिन्स के हिसाब से देखें तो लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 15 महीने 18 महीने से जो इन्फ्लेशन चल रहा है, एंड लास्ट ईयर जो हमने प्राइस इंक्रीज लिया, वो प्राइस इंक्रीज थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में आया, एंड उसका इम्पैक्ट जो है वो भी इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि टू व्हीलर्स में भी रिवाइवल सर, लेकिन नंबर्स जो अगर हम लोग देख रहे हैं तो अभी भी कमज़ोर ही दिख रहे हैं। उस तरह के रिवाइवल नहीं जितना 4 व्हीलर्स में या और महंगी गाड़ियों में है। और अर्बन डिमांड के सामने रूरल डिमांड, जहाँ पे टू व्हीलर्स ज़्यादा बिकता है, या टियर 1 के टियर 3 सिटीज़ में, वो अभी भी रिवाइवल वैसा नहीं दिख रहा है। हाँ, सही बात है आपकी। तो अगर पैसेंजर व्हीकल देखेंगे तो वो शायद प्री कोविड लेवल पे आ चुका है, जो पहले चलता था। टू व्हीलर अभी भी प्री कोविड लेवल पे नहीं आया, बट मैं जो बात कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो नेगेटिव एरिया में चल रहा था, एटलीस्ट के अंदर पॉजिटिव हो गया है।
तो उस तरीके से रिकवरी नहीं है, वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बट एटलीस्ट रिकवरी मोड पे आए हैं। और अगर ये मानसून जो अभी अपने को ठीक दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर के बाद रूरल की डिमांड थोड़ी पिकअप होगी। वो भी पॉइंट में आपका एग्री करता हूँ कि जो रूरल और अर्बन, अगर हम क्वार्टर वन के अंदर भी देखें तो जो ग्रोथ है वो अर्बन से ज़्यादा आई है एंड रूरल से ग्रोथ कम है। ओके अनुज जी, आपने कहा कि लास्ट क्वार्टर में आपने प्राइस हाइक लिया था और उसमें आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो क्रूड है या उसके डेरिवेटिव्स हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, लेकिन क्या आपको अभी भी ज़रूरत लगती है कि प्राइस हाइक लेनी पड़ सकती है करंट क्वार्टर में? जो लास्ट ईयर जो प्राइस इंक्रीज हुआ, वो थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में जो प्राइस इंक्रीज हुआ, उसमें डेकोरेटिव के अंदर प्राइस इंक्रीज फिर भी सफिशिएंट था। लेकिन जो इन्फ्लेशन जो इंडस्ट्रियल में हमने देखा, उसके लिए जो प्राइस इंक्रीज चाहिए था वो हम लास्ट ईयर में नहीं ले पाए। एंड इवन फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 7% के करीब इन्फ्लेशन है। 2% हमने फर्स्ट क्वार्टर में भी प्राइस इंक्रीज लिया है। जो अभी आप बोल रहे हैं कि क्रूड के प्राइस डाउन होने से उसका जो इम्पैक्ट डेरिवेटिव्स के ऊपर आता है, उसमें थोड़ा टाइम जाता है, अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अभी भी ऐसा लगता है कि सेकंड क्वार्टर के अंदर थोड़ा प्राइस इंक्रीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हमारा काफ़ी गैप है अभी, बिकॉज जो टोटल इन्फ्लेशन अगर पिछले 15 महीने का देखें, उसके हिसाब से जो हमने प्राइस इंक्रीज लिया है वो अभी कम है, और उस इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए और प्राइस इंक्रीज की जरूरत रहेगी। कितना बढ़ेगा सर ये प्राइस? ये तो कहना डिफिकल्ट है, बिकॉज वहाँ पे 1-to-1 डिस्कशन के बेस पे होता है। अच्छा। बट इंडिकेशन के लिए आपको ये बता सकता हूँ कि 7% का इन्फ्लेशन जो फर्स्ट क्वार्टर में था, अगर लास्ट ईयर के ऊपर देखें, उसमें 2% हमने लिया है। डेकोरेटिव में शायद थोड़ा प्राइस इंक्रीज और होगा, बट इंडस्ट्रियल में ज़्यादा प्राइस इंक्रीज लेना पड़ेगा उस इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए। मोटे मोटे 5-6% तो मान के चले। अनुज सर, एक चीज़ समझाइए हम लोगों को, क्योंकि जब भी क्रूड में फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे होता है, तो एक जनरल परसेप्शन होता है कि पेंट कंपनियों के ऊपर, केमिकल कंपनियों के ऊपर, इन सब के ऊपर असर पड़ता है। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब क्रूड बहुत भागने लगता है, मान लीजिए अभी $100 के आसपास चल रहा है, या 120 हो गया, 110 हो गया, किस तरह से आपके इनपुट कॉस्ट में इम्पैक्ट डालता है, और कितना परसेंटेज टर्म में अगर आप मुझे समझा सकें तो इसमें एक तो क्या है कि जो क्रूड के प्राइसेस होते हैं, जो क्रूड के प्राइसेस अप या डाउन होते हैं, उसके बाद उनका डेरिवेटिव में इम्पैक्ट आने में 2 से 3 महीने का टाइम रहता है। ठीक है। एंड फिर पेंट इंडस्ट्री के पास अपनी जो इन्वेंट्री होती है, तो एक्चुअली काफी लैग इफेक्ट है, कहना बड़ा डिफिकल्ट है, बट वन कैन से कि 3 महीने का लैग इफेक्ट आता है। बाकी तो ये बेस प्राइस है, क्रूड बेस है, तो उसकी वजह से सारे जो प्राइसेस हैं चेंज होते हैं। एक क्रूड हो गया, दूसरा आपका रुपी डेप्रिसिएशन हो गया, तो दोनों के एंगल से वो चलता है। एंड बाय एंड लार्ज आप बोल सकते हैं कि जैसे करंट ईयर के लिए हमने एस्टिमेट किया था कि 100 की रेंज पे क्रूड रहेगा, जो उसी रेंज के अंदर चल रहा है, उस एक्सटेंट तक ठीक है। उसके ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन और रहेगा, और प्राइस इंक्रीज आएगी, और प्राइस इंक्रीज आएगी तो फिर डिमांड इम्पैक्ट होने का डाउट रहता है। सो टू दैट एन एक्सटेंट अपने को लगता है कि थोड़ा सा स्टेबल मोड पे ये है, तो जो प्रोजेक्शन किया उसके हिसाब से जा रहा है। ओके अनुज जी, अगले क्वार्टर में बहुत फेस्टिविटी होने वाली है। अगले क्वार्टर के अगले 2 क्वार्टर अगर आप लेके चलें तो बहुत फेस्टिविटी होने वाली है। डिमांड का सिनेरियो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, कंसिडरिंग कि लास्ट क्वार्टर में आपको वॉल्यूम ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं थी। नहीं, तो देखिए उसमें क्या है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है अच्छी है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। सेकंड क्वार्टर के अंदर क्या रहता है कि अगर आप डेकोरेटिव में देखेंगे तो एक दिवाली का फैक्टर रहता है। दिवाली इस बार जल्दी है, अक्टूबर के अंदर है, जो लास्ट ईयर नवंबर मंथ के अंदर दिवाली थी। एंड पेंट इंडस्ट्री में जनरली जब दिवाली नवंबर में होती है तो एक ज़्यादा टाइम मिलता है फेस्टिवल का। इस बार फेस्टिवल का टाइम कम मिलेगा, बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो मार्केट के ठीक लगता है। तो अगर ईयर पर्सपेक्टिव से देखें तो एक डिसेंट डबल डिजिट ग्रोथ मार्केट की नज़र आती है वॉल्यूम में। ओके सर, आपके कुछ लैंड मोनेटाइजेशन के भी प्लान्स हैं, आप हमें वो बताइए जो चल रहे हैं, ऐसे कि उसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं, जो आइडल लैंड पड़ी हुई है आपके पार्सल। लैंड है हमारे पास, बट तो इवैल्यूएशन के मोड में रहती है। तो ऐसा कुछ अभी आज की डेट में कोई ऐसा कॉन्क्रीट नहीं है जिसके बारे में बात कर सकता हूँ, बट वो इवैल्यूएशन के हिसाब से है। सर, जो लोअर परेल में आपका है रियल एस्टेट, उसका क्या होने वाला है? उसमें रीडेवलपमेंट होगा या उसको आउटराइटली सेल करेंगे? उसमें क्या उसका अपडेट्स क्या है? अभी कोई इसका स्टेटस नहीं है। अभी तो हम लोग यहाँ पे लोअर परेल में है, इसी ऑफिस के अंदर है। तो जब भी राइट टाइम पे कुछ ऐसा माइंड में चेंज होगा, कुछ होगा, तो उस टाइम पे जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है सर, मैं पूरी डिटेलिंग आपसे नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसको आपका प्लान्स क्या है, मतलब उसी को रीडेवलप करेंगे अपने लिए या उसको आप बेच देंगे? नहीं, आज का ये अभी राइट टाइम नहीं है उसके प्लान के बारे में बात करना। अभी वो हमारा ऑफिस है, उसी ऑफिस के अंदर हम लोग हैं। तो एज ऑफ नाउ ऐसा कोई प्लान नहीं है। अच्छा, एज ऑफ नाउ अभी ऐसा कोई
प्लान आपको नहीं दिख रहा है। दूसरा एक और चीज़ है इंडस्ट्री वाइज मैं समझना चाहता हूँ कि एक तो वाटर सोल्यूबल और दूसरा ऑयल बेस्ड, तो क्या इस तरफ ज़्यादा आप लोगों का रुझान है वाटर बेस्ड पेंटिंग में? वाटर बेस की जो डिमांड है मार्केट में बेटर है, उसकी ग्रोथ रेट भी बेटर रहती है एंड मार्जिन के हिसाब से भी वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स अच्छे रहते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट वही है कि वाटर बेस की सेल को कैसे बढ़ाया जाए, इवन एनवायरनमेंट के हिसाब से, कंज्यूमर एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि जो सॉल्वेंट बेस होते हैं हैजार्डस होते हैं, तो वाटर बेस की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस है। तो अभी जो आपका टोटल है उसमें से वाटर बेस्ड कितना है और बाकी कितना ऑयल बेस्ड कितना है? मोर देन 50% डेकोरेटिव के अंदर वाटर बेस से सेल आती है। और इसको आप पूरा करना चाहते हो उधर 100% उधर ले जाएंगे? 100 तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो डिमांड है वाटर बेस में बेटर है, तो हर साल को 1-2% का इंक्रीज होता है। उसके अंदर अगर हम बेटर करते हैं तो थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, बट 1 से 2% का ईयर के अंदर उसके अंदर बेटरमेंट होता है। 1 से 2% का बेटरमेंट यहाँ पे हो सकता है। थैंक यू अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2-3 बातें आपने जो कही, एक तो कि नेक्स्ट क्वार्टर में प्राइस हाइक हो सकती है और वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ज़्यादा होगी, 5-6% तक हो सकती है। दूसरा आपने कहा कि फेस्टिव सीजन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा रहेगा इस बार, क्योंकि दिवाली अक्टूबर लास्ट में हो जाएगी, लेकिन डिमांड अच्छी रहने की संभावना है क्योंकि पिकअप देखने को मिल रहा है। Q1 से ये संदेश मिल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो ये आगा होगा। तीसरी बात उन्होंने कही लैंड पार्सल मोनेटाइजेशन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ या स्ट्रेटजिक है, इसलिए उस समय प्रोटोकॉल के मद्देनजर खुलासा नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अनुसर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेरोलैक पेंट्स में आप इस वक्त देखिए तो ज़बरदस्त तेज़ी है। कंसाई नेरोलैक का भाव 17% ऊपर 504 रुपये पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गावा सर हमारे साथ हैं क्या? गावा सर, कंसाई नेरोलैक में क्या भाव बन रहा है आपका? चार्ट पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे कंसाई नेरोलैक, बिल्कुल। चार्ट स्ट्रक्चर जो मूव बना है 2 हफ्ते कल और आज का, बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है ये होल्ड के लायक है। बॉटम आउट 375 400 हो चुका, अपसाइड टारगेट करीब 575 600 है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो इसमें जब भी कोई डिस्क मिलेगी बाइंग का मौका रहेगा कंसाई नेरोलैक। पेंट्स तो अच्छे कर ही रहे हैं। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहाँ पे ब्रेक से लौट के आके बाजार की तस्वीर देखते हैं कि अब कहाँ पहुँच रहा है। और रिकवरी आ गई, 54 पॉइंट ही बचा है, शायद कमाई के अड्डे पे ये ग्रीन में टर्न हो जाए। छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और मार्केट पे एक बढ़िया रिकवरी, मात्र 45 पॉइंट निफ्टी रेड में बचा है और ऐसा लग रहा है कि ये ग्रीन में टर्न हो जाएगा। देखिए चार्ट पे साफ संकेत दिख रहे हैं कि ऊपर की तरफ का रुझान बना हुआ है। 113 पॉइंट सेंसेक्स है। क्या हर्डल है और कहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है ऑप्शंस में, ये बताएंगे वीरेंद्र। वीरू, नज़र कहाँ है आपकी आज? नीरज जी, अगर आप बीते 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में देखें, जब से आप शायद मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऑटो में एक एनर्जी सी और एक लाइट सी स्पार्क हुई है। मैं सारे ऑप्शंस की डेटा देख रहा था, सडनली अगर आप देखें सारा का सारा ऑटो डे हाई पे फ्लोट करता हुआ, ऑप्शन प्रीमियम्स करीब करीब 15 से 20% उछल गए हैं। तो एक निफ्टी ऑटो और बैंक निफ्टी, नीरज जी, 38,020 सुबह का हमारा टारगेट था, वही आज का इंट्राडे हाई है। कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से क्लोजिंग में ये 2 फोर्सेस सबसे महत्वपूर्ण हैं जो आपको आगे के पड़ाव में ले जा सकती हैं नीरज जी, बैंक निफ्टी और ऑटो। बैंक निफ्टी 38,000 और निफ्टी ऑटो दोनों में बढ़िया तेज़ी है। बैंक निफ्टी मुझे लगता है आज बढ़िया आराम से क्रॉस करते हुए यहाँ पर रहेगा और निफ्टी भी ग्रीनरी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन मदद कहाँ से मिलेगी? ऑटो से, जैसा कि वीरू बता रहे हैं। चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगा कमाई का अड्डा, जहां वीरेंद्र और आशीष मिलकर आपके लिए अगले 1.5 घंटे की बढ़िया स्ट्रेटजीज बनाएंगे, स्टॉक्स की, ऑप्शंस की, इंडेक्स की, और बहुत सारी चर्चाएं होंगी और 4 का चौका भी होगा। छोटे से ब्रेक के बाद।